गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग टॉपिक करना चाहेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी क्या है सबसे पहले ये समझेंगे, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और इसके बेसिस पे नई नई काफी सारी बातें समझेंगे। एट ऑल फर्स्ट मैं डिफाइन करना चाहूंगा एस्केप। एग्जैक्टली व्हाट इज एस्केप? एस्केप का मीनिंग होता है निकल जाना, बाहर चले जाना। कहां से बाहर चले जाना? जहां के लिए हम लोग कहें। जस्ट लाइक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, मान लीजिए मेरी क्लास में कोई बच्चा नॉटी है, वो शैतानी कर रहा है, तो मैं क्या कहता हूं? एस्केप फ्रॉम माय क्लास। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन बाउंड्रीज के अंदर हम लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं वहां से बाहर चले जाओ। दैट इज द एस्केप फ्रॉम द क्लास। अब कई बार बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? एस्केप फ्रॉम द स्कूल। इसका मतलब जो स्कूल की बाउंड्रीज हैं वहां से बाहर चले जाओ, बस बड़ा सिंपल सा। अब मैं यहां जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो एस्केप वेलोसिटी करने जा रहा हूं, और किसके लिए करने जा रहा हूं? अर्थ के लिए करने जा रहा हूं। किसके लिए बच्चों? अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का सीधा सा पर्पज ये होगा कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर अगर मैं किसी बॉडी को भेजना चाहता हूं, फेंकना चाहता हूं, थ्रो करना चाहता हूं, कहां से बाहर? ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर। किसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। तो मैं उसे क्या कहूंगा? एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अगेन ध्यान रहे, कई बार कुछ बुक्स जो हैं एस्केप स्पीड भी लिखती हैं। तो देखिए, वेलोसिटी स्पीड, यहां सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होगा, आप ऐसा समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट हो या एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो, दोनों केसेस में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ होगा। सरफेस ऑफ अर्थ के परपेंडिकुलर मेरे को बॉडी को थ्रो करना होगा, तभी वो एस्केप कर पाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास में यहां ये अर्थ का कॉन्सेप्ट है, इस अर्थ के चारों तरफ ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कोई भी बॉडी अगर इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर सिचुएटेड होगी तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को या ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। अगर बॉडी इस बाउंड्री लाइन के बाहर है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, चाहे वो कहीं भी है, यहां पे है या यहां पे है या यहां पे है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, यहां पे रखी हुई है, और मैं इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर थ्रो करना चाहता हूं। कहां थ्रो करना चाहता हूं? फील्ड के बाहर थ्रो करना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली मुझे यहां से इसे कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ऑलवेज जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। अब मैंने मान लीजिए यहां से इसको v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो ऑब्वियसली इस v वेलोसिटी से अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, चाहे वो यहां पहुंच जाए, यहां पहुंच जाए, या व्हाटएवर सो यहां पहुंच जाए, या मान लीजिए यहां पे पहुंच जाए, तो इन सारी सिचुएशंस में मैं कहूंगा कि मेरी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर रही। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू ग्रेविटेशनल फील्ड एज वेल एज escape velocity of earth. That is the thing. अच्छा, तुम ऊपर रखो यार, पास रखो ब्रैकेट को। That is the concept regarding to escape velocity. अब डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन की बात हो गई, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है ये बात समझ में हम लोगों को आ गई। अब हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे, हम वो डिफाइन देना चाहेंगे जो हमें एग्जामिनेशन में लिख करके आनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या हमने दे रखा है? एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। देखिए, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ये वेलोसिटी के अंदर जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो हमने दे दिया। in order that it may just escape। just escape का मतलब
इस फील्ड से बाहर निकल जाए। कहां से? फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां से बाहर निकल जाए। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, डायग्राम की बात करेंगे। देखिए और मजेदार सा डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं, मजा आएगा आई थिंक आप लोगों को। ये देखिए, ये डायग्राम अगर मैं यहां आपसे शेयर करता हूं तो वही डायग्राम है, उसी डायग्राम को हम लोगों ने थोड़ा और अच्छे से दे रखा है। सबसे पहले ये अर्थ के सरफेस का कॉन्सेप्ट, ये हमारा अर्थ का सरफेस है डियर स्टूडेंट्स। ये अर्थ का सेंटर को O से रिप्रेजेंट किया है। मीन रेडियस अर्थ की हम लोगों ने यहां पे कैपिटल R से डिनोट कर रखी है। सरफेस में कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने A। अब ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है Q, ये वाला पॉइंट कहां सिचुएटेड है? बाउंड्री लाइन पे। किसकी बाउंड्री लाइन पे? ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री लाइन पे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब इस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट की जो हाइट है, सपोज मैं उसे ले लेता हूं h। अब निश्चित रूप से यहां रखी हुई बॉडी को मैं इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं कि वो इस Q वाले पोर्शन को या Q वाले पॉइंट को क्रॉस करके बाहर चली जाए। अब जैसे ही Q पॉइंट क्रॉस होता है, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के वो बाहर निकलता है, तो मैं फिर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस को क्या कहूंगा? इंफिनिटी कहूंगा। ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, और ऊपर चला जाए तो वो भी इंफिनिटी है। मेरा पर्पस तो सिर्फ इतना सा है कि मैं अपनी बॉडी को यहां से इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए। तो फिर क्या होगा? फिर ये वापस कभी भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की जो लिमिट्स हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो सीमाएं हैं, वहीं तक तो काम करेगा। उसके बाद तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो बॉडी वापस अर्थ पे लौट करके नहीं आएगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको एस्केप स्पीड या वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा। अगेन जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर मेरे को अपनी बॉडी को थ्रो करना होगा। अब देखो बच्चों, यहां कुछ बातें हम लोग और सीखना चाहेंगे जिसके बेसिस पे एक्सप्रेशन निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखिए, आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, कई बार कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती हैं, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप कोई भी एक बुक या कोई भी एक नोट्स को प्रीफर करें जो स्टैंडर्ड हो, जिसका ऑथर थोड़ा ठीक सा पढ़ा लिखा हो, एक्सपीरियंस भी हो। बाकी किताबों को फिर आप उनके साथ में क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बेस आपको एक चीज बनानी चाहिए। तो आई में से कि भाई आप जो हमारे ये नोट्स हैं इनको बेस बना सकते हैं। इसमें सारा SIU सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने लिया है और जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो भी सारे अपनी जगह पे हैं, जो कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक ही चीज को निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो उससे थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीजें एक होंगी। आप दोनों में से किसी भी एक चीज को बेस करेंगे और इसके बेसिस पे दूसरी चीज को समझेंगे। जितने ज्यादा तरीके से आप एक ही कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स करने में उतनी आसानी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम उतना ही आपके नजदीक आ जाएगा, आप आसानी से उसको क्रॉस कर पाएंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, मैं बात करना चाहा था अब यहाँ पे एनर्जी के बारे में। देखिए समझिए, सबसे पहले मैं पॉइंट ए पर किसी भी बॉडी की एनर्जी के बारे में बात करता हूं। अगर वो रेस्ट में है तो यहां एनर्जी होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर सिचुएटेड है, पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर सिचुएटेड है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू माइनस G(m)m ओवर r स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, माइनस का साइन इसलिए क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो दैट इज मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m, जो भी बॉडी मैंने यहां पे प्लेस कर रखी है, छोटी है, बड़ी है, व्हाटएवर सो, उस बॉडी का अपना मास है। r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। कहां से? सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलरली
कोई भी वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करता हूं, किसको, इस रखी हुई बॉडी को, तो उसकी अपनी जो वेलोसिटी की वजह से एनर्जी होगी वो होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो नो डाउट वो मैं कह सकता हूं 1/2 m into v स्क्वायर। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब मैं इस बॉडी को यहां से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा तो उसके पास दो एनर्जी होंगी। पहली पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज -gmem/r²। दूसरी काइनेटिक एनर्जी दैट इज ½ mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो आपको ये मिल गया। अब मैं बात करता हूं कहां की, पॉइंट क्यू की। पॉइंट क्यू कहां सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है एट द बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी बॉडी की वो कितनी होगी, एग्जैक्टली 0 होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर मैं देखता हूं क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आप कहते हैं नहीं सर हमने तो क्वेश्चंस पढ़े हैं तो किसी की 420 जूल पढ़ी है, किसी की 100 जूल पढ़ी है। एब्सोल्युटली डियर स्टूडेंट्स, वो वहां पे आपको माइनस का साइन नहीं बताते, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की आप लोग बात करेंगे तो ऑलवेज उसके साथ में एक माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन आएगा तो निश्चित रूप से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 से कम ही होगी। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और वो कहां पे होगी, वो होगी एट द बाउंड्री ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, मेरा पर्पस क्या था एस्केप वेलोसिटी में, पर्पस था कि मैं अपनी बॉडी को जस्ट इस पॉइंट तक पहुंचा दूं, यहां पे पहुंच जाए, इसके बाहर वेलोसिटी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो वो वापस आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं। तो भैया इस जगह पर मैं ये मान सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो चाहिए वो क्या है, 0 है। मुझे जरूरत नहीं है काइनेटिक एनर्जी की, बस यहां तक पहुंच जाए। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट निकालना है तो बड़ा आसान सा काम है। एनर्जी कंजर्वेशन में लगाता हूं, पॉइंट ए की टोटल एनर्जी को अगर मैं पॉइंट क्यू की टोटल एनर्जी के बराबर प्लेस कर दूं तो मेरी बॉडी ए से क्यू पे पहुंच जाएगी। वही मेरा पर्पस था बॉडी को निकालने का। कहां से निकालने का, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने का। तो बस हो गया काम। मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों 1/2 mv स्क्वायर इक्वल्स टू, या चलो पहले माइनस का साइन लगा लेते हैं, माइनस कैपिटल GMEM/r² इक्वल्स टू 0। ये टोटल एनर्जी है पॉइंट ए पर, ये टोटल एनर्जी है पॉइंट क्यू पर। डियर स्टूडेंट्स, जब इसको मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है क्या, एस्केप स्पीड, तो मैं अगर यहां पे क्या VE लिख दूं तो ज्यादा अच्छी बात है। ये अब क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर आप इसको स्पीड क्यों कह रहे हो बीच में, exactly I am going to compute here magnitude, hence why I am saying speed, otherwise the direction must be perpendicular to surface, I have already explained it. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मिलेगा बड़ा प्यारा सा, 1/2 mve स्क्वायर इक्वल्स टू GMEM/r²। यहां से आप क्या करेंगे, m को m से कैंसिल आउट करेंगे। जहां तक VE की बात है तो बच्चों ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2g मास ऑफ अर्थ ओवर r²। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो जो एस्केप वेलोसिटी है या मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एस्केप स्पीड है, वो सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, इसमें तो चेंज होता ही नहीं है। नंबर 2 मास ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ के लिए निकाल रहा हूं तो, अगर मैं मून के लिए निकालूंगा तो मास ऑफ मून हो जाएगा। नंबर 3 रेडियस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो रेडियस ऑफ अर्थ, अगर मैं मून के लिए निकाल रहा हूं तो रेडियस ऑफ मून। आई होप सो आपको यहां से ये क्लियर हो गया होगा। तो पर्टिकुलर किसी भी प्लैनेट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अगर मैं इन चीजों को कंप्यूट करता हूं तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट क्या
कि अगर मैं अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी को परपेंडिकुलर अपवर्ड या परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं, पर मिनट नहीं, पर सेकेंड। अगर मैं ये प्रोवाइड कर दूं तो वो बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर उठेगी और कहां तक जाएगी? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड तक जाएगी, बाउंड्री तक जाएगी, और वो वापस कभी भी नहीं आएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। अब देखिए यहां से और भी मजेदार सी बातें होती हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए मुझे अपना किसी सैटेलाइट को मार्स पे पहुंचाना है, मून पे पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर मेरे को करना होगा। अगर मैं मार्स पे पहुंचाना चाह रहा हूं तो भाई मून तो चलो अर्थ के ग्रेविटेशनल के फील्ड के अंदर ही आता है, मैं ऐसे मान लेता हूं। वैसे तो बाउंड्रीज क्या होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहां तक मुझे पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तो क्या होगा? जो दूसरा प्लैनेट है उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हर किसी प्लैनेट के लिए मुझे यहां पे क्या करना होता है? अलग अलग वेलोसिटी प्रोवाइड करनी होती है जब भी अपने किसी प्रोपोर्शन को मैं करता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स किसका? एस्केप वेलोसिटी का। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आपने निकाल दी। अब इसको और भी आसान थोड़ा सा हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा समझिए। थोड़ा सा मैनिपुलेशन मैं इसमें करना चाहूंगा। क्या मैनिपुलेशन करना चाहूंगा बच्चों? देखो, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका? स्मॉल जी का। स्मॉल जी की कैलकुलेशन होती है क्या? कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। लगाना चाहो लगा दो, मत लगाओ, आपकी मन है, नाम है। यहां से आप लोग जी एम ई को सेपरेट कर सकते हैं, यानी आर ई को इधर ले जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला आ रहा था ये मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 जी एम ई की जगह पे हो जाएगा स्मॉल जी आर ई स्क्वायर अपॉन में कितना कितना बच्चों? कितना बच्चों? आर ई। देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हम लोग करते चले आ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर हमने नहीं सुधारी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं पहले यहां पे एक बार बता देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में एक छोटी सी मिस्टेक हमने की है। पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ये आर आता है, आर स्क्वायर नहीं आता, तो आपको ये आर स्क्वायर नहीं लिखना। एग्जैक्टली यहां पे भी आर स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ आर लिखना है। यहां पे भी आर स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ आर लिखना है। यहां पे भी आर स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ आर लिखना है। और जब आप इसे फाइनल टर्म पे पहुंचेंगे तो यहां निकल के आएगा, कैंसिल आउट होने के बाद आप लोगों को बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट? स्क्वायर रूट 2gr। Here small g is the gravitational acceleration due to earth। कहां पे? At the surface of earth, where r is the radius of earth। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नीचे आर स्क्वायर फोर्स के कॉन्सेप्ट में आता है, फील्ड के कॉन्सेप्ट में आता है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में आर स्क्वायर नहीं आता। एनर्जी के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? आर आता है। तो आप ये आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे और फाइनली आपके पास में ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जो मैंने यहां पे एक्सप्रेशन आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए निकाल के दिखाया है उससे थोड़ा सा फर्क तरीके से हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है। बस दूसरा जो तरीका है उसमें बेसिकली जो प्रीवियस हमारी क्लासेस हैं जिसमें हमने माइनस जी एम ई एम ओवर आर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव करके दिखा रखा है। तो इट डिपेंड्स ऑन वेटेज ऑफ योर क्वेश्चन। भैया 3 मार्क्स का आता है तो आपको ड्राइव करके दिखाना है ये वाला फॉर्मूला भी। 2 मार्क्स में आता है तो डायरेक्टली आप लोग प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां आगे जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव किया हुआ है जो कि हम लोग पिछली क्लासों में कर चुके हैं, सेम थिंग हम लोगों ने वापस यहां पे ली है। ठीक है, और फिर उसके बाद जितना भी ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का है इसको लेकर के हमने डेरिवेशन दिया है। तो 2 मिनट का मैं गैप आपको दे रहा हूं, इसमें आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। और अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर इट कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें सिर्फ ये आर आता है, आर स्क्वायर नहीं आता।
बच्चों आगे बढ़ते हैं, एग्जाम में कैसे लिखना है अगर 3 मार्क्स का आता है तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज में हमने सारा कुछ दे रखा है। ये वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों ने कल या पिछली क्लास में जो काम किया था वो किया था gmm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां हमने इसको इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट r से लेके इंफिनिटी। इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यू पॉइंट का मतलब जहां हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो वही फॉर्मूला आ गया, दैट इज gmm ओवर r। माइनस का साइन अगर मैं बात करता हूं तो नो डाउट ये चूंकि मैंने वर्क डन निकाला है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में आएगा तो माइनस का साइन जरूर आएगा यहां पे। अगेन ध्यान रखें यहां सिर्फ r आ रहा है, r स्क्वायर नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूं वही कॉन्सेप्ट किसका, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम, टॉप पे दोनों का सम यानी 0 के बराबर होगा। मैंने एक स्टेप यहां पे मिस किया है और सीधे 1/2 mve² gmm ओवर r डाला है। यहां से s के वेलोसिटी 2gm ओवर r स्क्वायर रूट में ये मेरे को इस स्टेप पे मिल गई। अब मैं यहां स्मॉल g की जो वैल्यू होती है कैपिटल gm ओवर r स्क्वायर, उसकी हेल्प से कैपिटल gm को रिप्लेस करता हूं ऊपर वाले फॉर्मूले में। अल्टीमेटली मेरे को मिल जाता है दैट इज स्क्वायर रूट 2gr। डियर स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम लोग और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको जरा देखेंगे। अगर मैं इसे और भी रिलायबल बनाना चाहता हूं, रिलायबल का मतलब क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला रिलायबल तब कहलाता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट हो, वेरिएबल्स कम से कम हो। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल g है, इस स्मॉल g की वैल्यू को मैं प्लेस कर देता हूं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो याद करें कैसे, स्मॉल g इक्वल्स टू क्या था, कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर, ये था। मास की जगह पर मैं प्लेस करता हूं तो ये था 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाई एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। अपॉन में क्या था r स्क्वायर, यहां से आप ये कैंसिल आउट करेंगे तो आपको स्मॉल g की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी जो हमने डायरेक्टली यूज कर रखी है। सिंपली यू हैव टू यूज हियर स्मॉल g। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है दैट इज 8 पाई रो gr स्क्वायर ओवर 3। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले को एंजॉय करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ऑल द थिंग्स आर क्लियर, हैव यू डाउट एनी वन ऑफ यू? ओके, अब डियर स्टूडेंट्स मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल वाला ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं क्योंकि आसान वाले तो आप कर ही लेंगे ऐसा मान के चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बस अंडरस्टैंडिंग का काम है, फॉर्मूले तो वही है जो हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है देखिए क्या है, एग्जांपल नंबर 12 काफी सारी इंफॉर्मेशंस देगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज्यादातर हम लोगों ने यहाँ पे पिक किए हुए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन कुछ न कुछ नई इंफॉर्मेशन देता है। हर क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया ये नई चीजें और भी हो सकती हैं। देखिए चलिए डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है मेरा, ए ब्लैक होल इज ए बॉडी। सबसे पहले वो ब्लैक होल की बात करता है। तो ब्लैक होल का मतलब इसका रंग काला होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हां ये दिखता काला है, ये बात बिल्कुल ठीक है। डियर स्टूडेंट्स दिखता काला है, कलर इसका ब्लैक नहीं होता। बड़ा अपने आप में आपको अजीब सा लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, बेसिकली किसी भी बॉडी का कोई भी कलर हम लोगों को दिखता क्यों है, पर्टिकुलर कलर ही हमें क्यों दिख रहा है, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए ये मैं बात करता हूं तो रेड कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे रेड क्यों दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा, सामने से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सामने से, व्हाइट लाइट इसके ऊपर गिर रही है, पूरे बोर्ड के ऊपर व्हाइट लाइट गिर रही है। अब जहां जहां ये रेड दिख रहा है इसका मतलब यहां से सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी लाइटें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। अब इस जगह को मैं देख लूं तो यहां पे देखिए सारी लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसलिए मेरे को ये पोर्शन व्हाइट दिख रहा है, और यहां से सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए ये मुझे रेड दिख रहा है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर सारी की सारी लाइटें ये एब्जॉर्ब कर ले, कुछ भी रिफ्लेक्ट ना हो तो मुझे ये ब्लैक दिखेगा। द सेम कॉन्सेप्ट फॉर ब्लैक होल। एक्चुअल में यहां से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती नहीं है, इसलिए ये हम लोगों को ब्लैक दिखता है। अब होल
होल का मतलब यहां पे छेद से नहीं है, एग्जैक्टली इट्स ए वेरी हैवियर बॉडी, ये बहुत ज्यादा मास वाली बॉडी होती है जिसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो लाइट को भी वापस नहीं आने देती। समझ सकते हैं? मैं फिर दोबारा से कहता हूं, ब्लैक होल इज ए बॉडी विच जस्ट कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। क्यों? क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा होता है, या मैं कहूं इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी लाइट को भी वापस नहीं आने देती, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा किसका, ब्लैक होल का, उसके अंदर ही लाइट रह जाएगी, वहां से बाहर लाइट आ ही नहीं पाएगी, इसलिए इसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। चलिए अब ये देखिए यहां डिफाइन भी कर रखा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्लैक होल इज ए बॉडी फ्रॉम व्यूज सरफेस नथिंग मे वी इवन एस्केप, कुछ भी वापस नहीं आता या एस्केप कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज द कंडीशन, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m। मास जो है उस बॉडी का कितना दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल है, ठीक है। टू बी ए ब्लैक होल, ये मास जो है ब्लैक होल बन जाए, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लाइट भी न आ पाए। इसका मतलब सीधे सीधे से एक सेंटेंस में कि अर्थ के इस ब्लैक होल के सरफेस पर जो एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट छोटी है, एस्केप वेलोसिटी इसकी ज्यादा है, तो यहां से अगर आप लाइट भी छोड़ोगे तो वो भी बाहर नहीं निकलेगी। बस स्टूडेंट्स ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो अब आगे क्वेश्चन करना बहुत आसान सा काम है। व्हाट शुड बी द रेडियस, आगे वो पूछता है इस प्लैनेट की रेडियस क्या होगी, रेडियस पूछ रहा है। सच ए ब्लैक होल इफ इट्स मास इज 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यहां पे इस मास को भी कह दिया कि जो मास है ये 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ के बराबर है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को फिर दो बार पढ़िए, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसकी हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए वो क्या कह रहा है। और मैथमेटिकल एस्पेक्ट बड़ा सिंपल सा कि जो भी ब्लैक होल है उसके सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो निश्चित रूप से बड़ी होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तभी यहां से निकलने वाली लाइट सरफेस इसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाएगी। आई होप सो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब तो सिर्फ इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्लू मैं दे देता हूं आपको, वेलोसिटी निकालो, एस्केप वेलोसिटी सीधे सीधे ये क्या होती है, स्क्वायर रूट 2 GR के बराबर होती है, सबसे छोटा फॉर्मूला। लेकिन आपने इस G को इन टर्म्स ऑफ क्या डेंसिटी डाला था डियर स्टूडेंट्स, तो आप मास के टर्म्स में, डेंसिटी के टर्म्स में इसको डालिए, एस्केप वेलोसिटी आपकी निकल के आएगी और वो एस्केप वेलोसिटी निश्चित रूप से बड़ी होनी चाहिए, किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ये कंडीशन आपको डालनी है। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट आइंस्टीन थ्योरी से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, सब लोग जानते हैं। यहां मैंने कॉन्सेप्ट डाला C मस्ट बी व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ब्लैक होल। यहां जनरल फॉर्मूला डाला 2gm/r, इसमें वैल्यू डाल दी, m मेरा 9 me के बराबर है। देन आफ्टर मैंने वैल्यूज डाली, यहां से r को सेपरेट किया तो रेडियस मेरा निकल के आ गया अराउंड 8 सेंटीमीटर, यानी अर्थ के मास से 9 गुना मास का कोई प्लैनेट है, कोई बॉडी है और उसकी रेडियस कितनी है, सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। अगर इसकी रेडियस सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, यानी अर्थ के मास से, मास तो 9 टाइम्स है, लेकिन अगर रेडियस उसकी सिर्फ 8 सेंटीमीटर है तो वो ब्लैक होल की तरह से बिहेव करेगा, इवन वहां से लाइट भी बाहर नहीं आएगी। दैट्स द कांसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का ही है, आगे मैं आगे भी यही कहूंगा, आप कंटेंट कहीं से भी पढ़ते हैं लेकिन आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हमेशा करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए।
एग्जाम्पल नंबर 13। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग एक फिगर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपने ब्रेन में या अपनी कॉपी में, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर सॉल्यूशन तो बहुत आसान होता है, सॉल्यूशन कोई मुश्किल नहीं होता। अब लेकिन जिस बच्चे को स्क्वायर रूट करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत करता है, नो डाउट उसको फिजिक्स पढ़ने में तो दिक्कत आएगी आएगी। इसलिए छोटी छोटी चीजों को आपको सही कर लेना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट है टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर। ठीक है, मैं दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं और दोनों का जो रेडियस है वो r ले लेता हूं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, बट मास m एंड 4m, यानी पहली बॉडी का जो मास है वो कितना है, m है। चलो मैं इसको m लिखता हूं डियर स्टूडेंट्स, और दूसरी बॉडी का है 4m अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हैव ए सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना है, 6r है। क्या, इन दोनों का सेपरेशन। जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे। और डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फिजिक्स जो है वो 27 साल से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं गलती करूंगा तब भी गलती होगी। आप पहले दिन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप गलती नहीं करेंगे तो यू आर जीनियस। एक्जेक्टली। चलिए, एज शोन इन फिगर, क्वेश्चन तो उसने आसान कर दिया लेकिन हम नहीं देख रहे अभी फिगर को, हम अपने दिमाग से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लॉजिकल जो पावर्स हैं, रीजनिंग है, उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। द टू स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स, दोनों को फिक्स किया हुआ है। ए प्रोजेक्टाइल of mass m is projected from surface of the sphere of capital M। ये यहां पे पढ़ना जरूरी है। कहां से फेंका है, m से, यहां से फेंका है। देखिए यहां पे कोई प्रोजेक्टाइल रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m, और उसको फेंका गया है किधर, दूसरे मास की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v। आपको मिनिमम स्पीड v जो है वो निकालनी है, काहे के लिए, so that it reaches the surface of the second sphere, जिससे कि ये जो प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया है वो इस दूसरे वाले मास पर जाकर के बस पहुंच जाए। देखो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं अर्थ और मून से तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। मान लीजिए ये अर्थ है, थोड़ी देर के लिए ये अर्थ है, ये मून है। अब अगर मैं मून से कोई सैटेलाइट अर्थ पे लेकर के आना चाहता हूं, भाई ठीक है, जो गया है वो वापस भी आएगा, ऐसा थोड़ी है कि आपने भेज दिया तो वापस नहीं आएगा। मून से अर्थ पे सैटेलाइट वापस लाना चाहता हूं तो क्या होगा, ये मून से निकलेगा, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है मैं समझाता हूं, इसके बाद वो अर्थ के सरफेस पे आएगा। न्यूट्रल पॉइंट देखिए क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो भी दो मासेज हैं, चाहे वो अर्थ मून हो, अर्थ सन हो, या यही मास हो m और 4m, ये दोनों ही अपना अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी अपनी तरफ लगाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल M की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल 4M की वजह से कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अल्टीमेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी पॉइंट को कहूंगा मैं न्यूट्रल पॉइंट, यानी यहां पर दोनों अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर बराबर लगाएंगे। अल्टीमेटली बॉडी अगर एक बार इस पॉइंट पे पहुंच गई तो वो ना तो इधर आएगी ना तो इधर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा हो, रामायण के बारे में पढ़ा हो, तो भगवान राम ने एक बार किसी आताताई राक्षस में क्या किया था, हिट किया था। इतनी जोर से हिट किया था कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। लेकिन अब दूसरे प्लैनेट पे भी, जो हिंदू मैथोलॉजी है वो तो मानती है कि दूसरे प्लैनेट्स पे जीवन है, वहां कहीं इंद्र देवता रहते हैं, कहीं विष्णु जी रहते हैं, व्हाटएवर सो। तो अब वहां वाले दूसरे प्लैनेट वाले लोगों ने देखा, वो कहते हैं भाई ये अगर यहां आ गया तो यहां भी सबको परेशान करेगा। तो उन्होंने अपने एक रिपल्सिव फोर्स की हेल्प से उस बंदे को इस न्यूट्रल पॉइंट से अपनी तरफ नहीं आने दिया। अब वो फंस गया बेचारा, उसी पॉइंट पे आज ही फंसा हुआ है, नाम है उसका त्रिशंकु। तो डियर स्टूडेंट्स, आप गूगल के मालिक हैं, हाँ चलो सीईओ तो बन जाओगे किसी दिन, मालिक तो आप गूगल के हो, जो चाहते हो उससे पूछ लेते हो, वो बेचारा जवाब देता है। बिल्कुल, आज आप जाकर के क्या करेंगे, गूगल सर्च करेंगे और गूगल पे त्रिशंकु के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उससे वो क्या कह रहा है। आई थिंक आपको चीजें काफी कुछ समझ में आ जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो हिंदू
या सनातन कल्चर है जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है, उनके बारे में भी आपको पता लगेगा कि आज हम ये कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज हम लाखों वर्ष पहले से जानते हैं। ये एक अलग बात है कि आपको आज डिलीवर हो रही है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भाई मेरा पर्पस जो होगा वो सिर्फ मून की सरफेस से न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना और थोड़ी सी वेलोसिटी दे देना, बस ये पॉइंट को क्रॉस करके यहां आ जाए थोड़ा सा आगे, फिर तो ये वाला प्लैनेट इसको अपने आप से खींच लेगा। बस तो मेरा पर्पस क्या है यहां पे, मुझे सबसे पहले ये न्यूट्रल पॉइंट निकालना है। इस न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाने में जो मेरे को एनर्जी लगेगी, जो मेरे को वेलोसिटी लगेगी, वो मेरे को कंप्यूट करनी है और अपना आंसर दे देना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं क्वेश्चन हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है। बहुत सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ जाएंगी। फिर दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसको समझने की कोशिश कीजिए, देन आफ्टर फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, और भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बड़ा सिंपल सा है। अभी हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी निकाल ली थी, तो ऐसे मान लीजिए कि यहां पर मेरे को एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, अर्थ वाली नहीं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, जिससे ये एस्केप करके यहां पहुंच जाए। इसका मतलब यहां पर जो इसकी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में बच्चों फिर ध्यान रखो क्या क्या होगा, इस मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस मास की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होगी, इसका भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगा यहां पे, बाकी जो नहीं दे रखे उनको हम कंसीडर नहीं कर, लेकिन इसका भी काम करेगा। अब हम इसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी हाफ एम पी स्क्वायर एनर्जी और प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये यहां पे पहुंच जाए। इसका मतलब मेरे को इस पॉइंट की भी टोटल एनर्जी निकालनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे क्या क्या करना है, नंबर 1, इस मास की वजह से यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, निकाल देता हूं, दैट इज जी एम ओवर, इस जगह पे निकाल रहा हूं आर स्क्वायर नहीं लिखेगा कोई, सिर्फ आर, माइनस का साइन आगे। अब इस वाले की वजह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, माइनस जी एम की जगह पे 4m स्मॉल एम ओवर, अब यहां से यहां तक आर कितना हो गया बच्चों, 6r टोटल था, आर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5r, इस जगह पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आपने इसको अपनी तरफ से सपोज हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो जो बॉडी आप इधर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो उसके पास टोटल एनर्जी ये हो गई। अब ये एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, इस पॉइंट की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, क्योंकि मुझे यहां वेलोसिटी तो चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ इसको यहां से यहां तक लाना है और बस पॉइंट से आगे निकल जाए। ठीक है, इस जगह पे क्या करूंगा बच्चों, मैं अगेन पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, तो इस प्लैनेट की वजह से या इस मास की वजह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, प्लस इस प्लैनेट की वजह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, दोनों को सम करूंगा और उन दोनों एनर्जी को इस एनर्जी के बराबर प्लेस कर दूंगा, v मेरे पास आ जाएगा। अब एक मेजर बात यहां पे ये रह जाती है, ये पॉइंट कहां है, सबसे पहले तो मुझे पॉइंट पता लगे, न्यूट्रल पॉइंट कहां है। तो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट निकालना भी बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। कैसे, आप इस डिस्टेंस को कितना मान लो, स्मॉल r मान लो, पहले बांस से इस डिस्टेंस को, जहां भी न्यूट्रल पॉइंट है क्या मान लो, r मान लो। अब नो डाउट इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो r डिस्टेंस अपार्ट, और इससे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो कितना, 6r माइनस r डिस्टेंस अपार्ट। दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट होंगी, दोनों को इक्वेट कर दो, आपको स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां थिंक प्रोसेस दिया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, थिंक प्रोसेस दिया है, तो आपको सोचना है, अपने दिमाग पे इतना जोर लगाना है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं, सेम वही फिलॉसफी होगी। सबसे पहले मैं न्यूट्रल पॉइंट निकालूंगा, उसके बाद यहां पर टोटल एनर्जी निकालूंगा जिसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगे, यहां पर टोटल एनर्जी निकालूंगा, यहां पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा, आंसर लगा के दे दूंगा। फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा मुश्किल होगा, सेकंड थर्ड टाइम में क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ग्रेविटेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी।
देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट। ये न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दे रखा है। मैं अगेन इस डायग्राम को फिर एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चीजें वही है, नया कुछ भी नहीं है। पहला मास जिसको मैंने कैपिटल एम कहा, रेडियस आर कहा, न्यूट्रल पॉइंट एन कहा। दूसरा मास 4m कहा, रेडियस आर कहा। सेंटर टू सेंटर डिस्प्लेसमेंट 6r कहा। न्यूट्रल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेंटर से स्मॉल r कहा। आई होप सो फिगर आपको क्लियर हो गई होगी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की मैंने, डियर स्टूडेंट्स अभी मेरे को विजिबल है। इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये रही, इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये रही। मैंने कहा था इक्वल एंड अपोजिट होंगी, अल्टीमेटली दोनों को इक्वेट किया। अब यहां भी बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बच्चों सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप इसको जैसे मैंने दे रखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना तो फंस जाएंगे। पहले तो भैया जो भी कैंसिल आउट होता है कर दो। कैपिटल जी एम एम कैंसिल आउट हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, ये यहां पे कंप्लीट स्क्वायर ही मिलेगा आपको। कैलकुलेशन मुश्किल करना फिजिक्स वाले का काम नहीं है, कैलकुलेशन तो आपको आसानी देता है, आपको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना लगाना होता है फिजिक्स में। चलिए, जैसे ही आप स्क्वायर रूट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां भी स्क्वायर रूट, यहां भी स्क्वायर रूट, आपको मिल जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब नो डाउट ये 4r स्क्वायर जो है, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस 2r स्क्वायर होगा। वैसे तो ये 2r होगा, सॉरी। वैसे तो इसमें माइनस के साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो देखिए क्या होता है। दो आंसर आते हैं, एक आता है r इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू 2r और दूसरा आता है स्मॉल r इक्वल्स टू माइनस 6r। तो भैया ये जो माइनस 6r है इसको हमने यहां पे फिल लिया और क्या कर दिया, लिख दिया इनएडमिसिबल। ठीक है, माइनस 6r पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, r इक्वल्स टू 2r। तो अगर आपका यहां पे माइनस का साइन आता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, अब ये r जो है मेरे को मिल गया 2r, यानी जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल पॉइंट पहले मास से 2r डिस्प्लेसमेंट में मिल गया। भैया तो r तो इसकी रेडियस थी और सरफेस से r आगे और मिल गया, ये बात समझने की है। अब इस पॉइंट पर, न्यूट्रल पॉइंट पर मेरे को एनर्जी कैलकुलेट करनी है और जहां से मैं बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं वहां पे मेरे को एनर्जी कंप्यूट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैंने यहां पे दे रखी हैं जो आपको समझाई है। अब यहां देखिए, टोटल एनर्जी की बात की सरफेस में, तो एक तो हाफ mv स्क्वायर जो मुझे प्रोजेक्ट करने के लिए देनी है। दूसरा जो फर्स्ट मास है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी gmm ओवर r। तीसरा जो मेरा ये वाला मास है, इस मास की वजह से यहां पर एनर्जी, ये मास भी अपनी इंफ्लुएंस देगा इस जगह पे, तो वो मेरे को निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। मैंने ये निकाल दी 4gmm ओवर 5r। ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, ये टोटल एनर्जी बराबर होगी इस न्यूट्रल पॉइंट पर टोटल एनर्जी के। तो न्यूट्रल पॉइंट पर टोटल एनर्जी इस m की वजह से आपको निकालनी है और इस 4m की वजह से निकालनी है। दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस के साइन के साथ में आएंगे डियर स्टूडेंट्स। ये हमने निकाल दी, माइनस gmm ओवर 2r माइनस 4gmm ओवर 4r। अब हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं। तो सरफेस पे जो टोटल एनर्जी थी उसको न्यूट्रल पॉइंट पे टोटल एनर्जी के बराबर प्लेस करेंगे, हमें वेलोसिटी आ जाएगी स्क्वायर रूट 3gm ओवर 5r। आई होप सो ये कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस कैलकुलेशन को एक बार जरूर देख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। अब फाइनली क्या करना है, ये जो वेलोसिटी निकल के आ रही है, इस वेलोसिटी से तो हमारा जो मास है वो एग्जैक्टली न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचेगा। लेकिन मुझे न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, आधा सेंटीमीटर भी आगे बढ़ा दिया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, फिर तो जो बड़े वाला मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या लिखूंगा कि ये जो मेरी वेलोसिटी आई है इससे थोड़ी सी ज्यादा देनी है, बिल्कुल थोड़ी सी ज्यादा देनी है। अब देखो होगा क्या, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच गया, न्यूट्रल पॉइंट के बाद जो हैवियर मास था 4m वाला वो इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, फ्री फॉल होगा उसकी तरफ।
इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी 4m के सरफेस तक पहुंचते पहुंचते कि भैया ये कोलाइड करके खत्म हो जाएगा। आप सोचिए सैटेलाइट के बारे में, आप किसी भी सैटेलाइट को यहां से भेजते हो, जब वापस बुलाते हो तो न्यूट्रल पॉइंट तक तो आपको अपने इंजन से काम करना होता है, भैया न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाए। फिर न्यूट्रल पॉइंट के बाद जब वो अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा होता है तो आपको उसकी वेलोसिटी को कम करना होता है। वेलोसिटी कम करने के लिए अब क्या करोगे भैया, अपोजिट डायरेक्शन में इंजन चलाओगे, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, आप वेलोसिटी कम करना चाहते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में इंजन चलाओगे। फिर जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, यहां जहां पे हवा है, आइंस है, वहां आ जाएगा, फिर तो आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। अपनी का मतलब उस रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैराशूट्स। आपने देखा ना वो राफेल आया, राफेल को भी अगर हमें जल्दी रोकना होता है तो पीछे पैराशूट खोलना पड़ता है। अभी देखा होगा कल परसों की न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे, ये एरोप्लेन जो है लैंड नहीं कर पाया सही से, उसको इतनी प्रॉपर जगह नहीं मिली कि वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर पाया, स्किड कर गया, खाई में गिर गया, बहुत सारे लोग मर गए। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट अगर उसके अंदर भी ये पैराशूट वाली टेक्नोलॉजी होती तो आई होप सो कि ये हादसा नहीं होता। तो हम हर एरोप्लेन में अगर ये पैराशूट वाली टेक्नोलॉजी दे दें तो आई होप सो, देखो महंगा तो पड़ता है लेकिन जीवन के आगे, लाइफ के आगे कुछ महंगा सस्ता नहीं होता, सब कुछ सस्ता होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम हर एरोप्लेन में अगर पैराशूट वाली टेक्नोलॉजी दे दें कि अगर उसको इमरजेंसी में कहीं स्पीड को कम करना है तो एकदम से कम हो जाए, उसके लिए हम पीछे एक पैराशूट खोल सकते हैं, बशर्ते वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब जहां हवा ही नहीं है वहां तो पैराशूट काम ही नहीं करेगा भैया। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स, बड़े काम का था। अगर आप एरोनॉटिक्स की बात करते हो, आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हो, आप जानना चाहते हो तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास में इतना ही करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट